रफीक मर्चेंट या फिर बॉलीवुड स्टाइल में बोलूं रफीक भाई। So I am Rafiq Merchant. I'm into real estate at the moment. ये पॉडकास्ट एडॉन टॉक्स का काफी ज्यादा इंटेलिजेंट पॉडकास्ट है। And Mumbai is a city of dreams. तो हर किसी को मुंबई में घर चाहिए और मुंबई में रहने वाले एक फैमिली में भी लोगों को 3-3, 4-4 घर चाहिए। और हम इस पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं मेरे पर्सनल फेवरेट टॉपिक के बारे में। रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसी है जिसने मेरे को बचपन से बहुत ज्यादा फैंटेसाइज किया। हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट के बारे में। तो रफीक जी इस रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में, मुंबई रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में पिछले 9-10 साल से काम कर रहे हैं। उनको सारा पता है कि इंडस्ट्री में कैसे टिकना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे एम्पायर्स खड़े करने हैं। कोई आपको हेल्प करने नहीं आएगा, आपको अपने लिए करना है और आप ही खुद अपनी हेल्प कर सकते हैं। और कैसे क्लाइंट्स के साथ, बिल्डर्स के साथ काम करना है। और क्लाइंट और कस्टमर और बिल्डर्स, डेवलपर्स नहीं देखते कि आप कौन सी लैंग्वेज बात कर रहे हो, वो आपका इंटेंट देखते हैं कि आप क्लाइंट से राब्ता रख रहे हो कि नहीं, आप बुला रहे हो कि नहीं, आप मेहनत कर रहे हो। इस पॉडकास्ट में मैंने बात करी है कि कैसे हम जैसे टीनेजर्स, हम जैसे कॉलेज वाले जिनको रियल एस्टेट्स की लाइन में जाना है बट उनको कुछ सेंस नहीं है, उनको कुछ नहीं पता, बट उनको फैसिनेशन है यार मेरे को रियल एस्टेट्स में जाना है, तो कैसे एक राइट पाथ चुन सकते हैं। तो अगर आप ब्रोकर से पहले नहीं मिलोगे और ब्रोकर से दोस्ती नहीं करोगे, ब्रोकर नेटवर्क से, तो आपको जो करने का तरीका है वो नहीं समझ में आएगा। स्टार्टिंग में उन्होंने 9-10 साल कैसे किया, उसमें 2 बार वो सोच चुके थे कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं क्विट कर देता हूँ, मैं जॉब कर लेता हूँ। 2 बार गिव अप भी कर दिया था मैंने बीच में, ये मुझसे नहीं हो रहा है यार। ओके। हाँ, मैंने बोला कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं जॉब करता हूँ, मैं जॉब के लिए इंटरव्यूज दे रहा था। क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको रातों रात अमीर बना देती है, बट वो रातों रात आने से पहले आपको कम से कम 3-4 साल बहुत घिसाई करनी पड़ती है। एक मोड ऐसा आता है कि आप डिप्रेस हो जाओ, या एक मोड ऐसा आता है कि आप फाइट करते हो। तो इन्होंने भी अपने 3-4 साल की घिसाई के बाद आज अच्छे लेवल पे रियल एस्टेट कर रहे हैं। सर्विस दो, सेल्स तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपके पास जो कस्टमर आएगा वो रेफर ही करेगा किसी और। Tier 2 सिटी, Tier 3 सिटी, आगे क्या फ्यूचर है इंडिया में रियल एस्टेट्स का, हमने पूरा रियल एस्टेट्स को सम अप करके आपके सामने परोस दिया। Tier 2 सिटीज बहुत बढ़िया चल रहे हैं क्योंकि Tier 1 थोड़ा सैचुरेशन आ गया। बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट के बाद मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि रियल एस्टेट घुसना चाह रहे हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा, बहुत चीजें समझ आ जाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, आप उस पे करोगे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑलटुगेदर। व्हाट अबाउट द नॉलेज, व्हाट अबाउट द इंक्वायरी व्हेन यू गेट, विल यू बी एबल टू सैटिस्फाई द इंक्वायरी ऑन द फोन। और मैंने अपनी भी बात करी कि हम लोग क्या प्लान आउट कर रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। हम एडॉन एस्टेट्स को अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रहे, बट हमने पॉडकास्ट में उनसे बात करी क्योंकि वो एक बहुत सही मेंटोर थे मेरे लिए। दैट्स व्हाई द रीजन आई सेड कि लोग यहाँ आते और जाते नहीं वापस, क्योंकि अपॉर्चुनिटी और यहाँ का कल्चर भी बहुत सूट करता है कि वाओ फैंटास्टिक। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस पॉडकास्ट में और सो वेलकम रफीक जी। थैंक यू सो मच टू एडॉन टॉक्स। थैंक यू वेरी मच। एंड जैसे मैंने अपना एक बार इंट्रोडक्शन दिया आपको, एक बार आप भी ऑडियंस को और मेरे को अपना इंट्रोडक्शन दे दो प्लीज। So I am Rafiq Merchant. I'm into real estate at the moment, and I've been मैं काफ़ी टाइम से ये रियल एस्टेट कर रहा हूँ लास्ट 10 साल से, एंड उसके पहले आई वाज इनटू फिटनेस इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री में था पहले। और हाँ, so I used to sell membership as well as train people with regards to fitness. उसके पहले आई वाज इन द UK studying, मैं MBA अपना कोर्स कर रहा था और 3-3.5 साल वहाँ MBA किया मैंने, मतलब कोर्स किया, उसके बाद रहा मैं इंग्लैंड में। और उसके पहले आई वाज इनटू मैं दुबई में भी किया केटरिंग में। सो मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, होटल मैनेजमेंट किया है मैंने IHM मुंबई से। हाँ, you have been doing a lot. हाँ, आई मीन या बीन अराउंड द वर्ल्ड, कोशिश की है। और फिटनेस इंडस्ट्री से बाद में मैं रियल एस्टेट में आ गया बिकॉज उसमें स्किल्स था, सेल्स स्किल था मेरे पास। तो ये सो फार ये मेरी जर्नी रही है और या दैट्स व्हाट इट हैज बीन। मतलब अभी यहाँ आपसे मुलाकात हुई एंड बहुत अच्छा चल रहा है। सो अभी आपने इतना सारा किया, व्हाट्स योर फेवरेट? अब तक जितना भी आपने किया, कौन सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कौन से में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है? मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में बड़ा मजा आया था। फिटनेस में? हाँ, रीजन? क्योंकि वहां पर
आप अचीव यू हेल्प पीपल अचीव देयर फिटनेस, और उनको बताते हो फिटनेस के बारे में, उनको इनकरेज करते हो, और उसमें बहुत अच्छा रिलेशन हो जाता है क्लाइंट्स के साथ। बहुत अच्छा ट्रस्ट लेवल आ जाता है। ऐसा नहीं कि रियल एस्टेट में नहीं है ऐसा, रियल एस्टेट में आप घर दिलाते हो, लेकिन फिटनेस हाँ, रियल एस्टेट में काइंड ऑफ सेम ही हो रहा है कि तुम उनको उनकी इन्वेस्टमेंट गोल्स अचीव करा रहे हो या फिर उनको जो उनके ड्रीम्स है वो अचीव करा रहे हो। हाँ, तो रियल एस्टेट में यस एक्चुअली, लेकिन फिटनेस में क्या है, आपको कन्विंस करना पड़ता है। रियल एस्टेट में ना जरूरत है, आज जरूरत होगी, फिटनेस जरूरत है लोगों की, लेकिन वो जरूरत समझते नहीं है। तो आप उनको एहसास दिलाते हो और वो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मोड हो जाता है कि नहीं, ये वाकई में हमारे फिजिक की और हेल्थ की फिक्र करता है। वेरएस घर का देखो, आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप देखेंगे ही नहीं। वेरएस फिटनेस में इवन नॉर्मल पीपल कैन डू फिटनेस वैसा। तो कितने टाइम हो गया आपको फिटनेस वाला को छोड़ के रियल एस्टेट स्टार्ट किए? 10 साल हो गए। 10 साल कंपेरेटिवली 10 साल पहले उस टाइम पे समझाना और कंपेरेटिवली मुश्किल था फिटनेस के लिए। फिटनेस के लिए बहुत मुश्किल था, तो आज और भी आसान हो गया है, बिकॉज ऑनलाइन और ये सब आ गया काफी पहले। पहले यूट्यूब ही नहीं था शायद 2011 में, आई डोंट नो था या नहीं था बट कोई एक्टिव इंडिया में बहुत कम एक्टिव था। हाँ, तभी ऐसा नहीं था, बहुत रेयर ऑडियंस था। आज ऐसा माहौल हो गया है कि फिटनेस इजी हो गया है एक्सप्लेन करना और सेल करना, तो ये बात है। तो अभी अगर आपको मौका मिले तो आप वापस जाना चाहोगे फिटनेस में? मुझे बहुत रियल एस्टेट में कुछ नहीं, रियल एस्टेट में बहुत खुश है, लेकिन एक शौक है फिटनेस का, ये मेंबरशिप। ओके, रियल एस्टेट फॉर मनी एंड फिटनेस फॉर हार्ट। हाँ, यू आर राइट, यस एब्सोल्युटली। रियल एस्टेट फॉर पॉकेट एंड फिटनेस फॉर द हार्ट, या पैशन। ओके, सो रियल एस्टेट पे आते हैं सीधा। रियल एस्टेट में आप 10 साल से कर रहे हो, सो क्या चेंजेस देखे आपको पिछले 10 साल में? क्योंकि पिछले 10 साल में रियल एस्टेट काफी बूम पे था। 10 साल या थोड़े से ज्यादा टाइम पे, और अभी आते आते रियल एस्टेट में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ज्यादा ही मार्केट अपसाइड डाउन चल रहा है। तो आपने क्या देखा रियल एस्टेट में, क्या अब तक आपकी जर्नी रही? तो रियल एस्टेट में शुरुआत में तो बहुत डिफिकल्ट था। जब 2012 में रियल एस्टेट शुरू किया था, तभी सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था, तभी यू हैव टू मतलब आपको मिलना था लोगों से, मिल के बताना था कि मैं रियल एस्टेट में हूँ और मैं मेरे पास ये ऑप्शन है, मेरे पास ये प्रॉपर्टीज है। तो पहले व्हाट्सएप था, लेकिन अभी इट्स बिकम वेरी इजियर, एंड आफ्टर वर्क इतना काम करने के बाद 10 साल करने के बाद अभी कुछ रिकग्निशन मिला है। पहले कोई रिकग्निशन नहीं था और पहले कोई जानता नहीं था, तो पहले बहुत हार्ड था। अभी रियल एस्टेट में क्या है, कभी भी आज या तो पहले भी अगर लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते, आपको जानते नहीं है, तो वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। इतना महंगा प्रोडक्ट है, वो उसी से खरीदेंगे जिससे जानते हैं और जिस पर ट्रस्ट करते हैं। तो आज वो मोड आ गया है कि जानते भी है और ट्रस्ट भी करते हैं। पहले वो नहीं था, तो बहुत डिफिकल्ट था वो। तो वो लग्जरी सेगमेंट में आप नहीं जा सकते थे, जो अच्छे 8-10 करोड़ या 12 करोड़ या 4 करोड़ 5 करोड़, तो उसके लिए भी आपको बहुत मुश्किल होती है बेचने के लिए, क्योंकि ना आपको कोई जानता है, ना आप तो रेफरेंस से होता है, लेकिन रेफरेंस से भी थोड़ा टाइम लगता है काफी। तो इनिशियली इट्स बहुत टफ जर्नी होता है, लेकिन अगर आप लगे रहते हो, लगे रहो मुन्ना भाई होता है, सालों साल करते रहते हो, तो इफ यू मतलब उसको बोलते हैं इंग्लिश में एक वर्ड है स्टिक टू इटिविटी। स्टिक टू इटिविटी मतलब आप चिपके रहो, लगे रहो, तो हो जाएगा वैसे। तो 2 बार गिव अप भी कर दिया था मैंने बीच में, कि मुझसे नहीं हो रहा है यार। हाँ, मैंने बोला कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं जॉब करता हूँ, मैं जॉब के लिए इंटरव्यूज दे रहा था। फिर दूसरी बार भी गिव अप कर दिया था। कितना टाइम के फेज में आपने किया था, मतलब कितना टाइम हुआ था? मुझे 2 साल हुए थे, फिर भी मतलब 2 साल में भी मैं सेट नहीं हो पाया था। फिर मैं जॉब 2 साल बहुत लंबा टाइम। हाँ, मैंने काफी टाइम दिया 2 साल। ऐसा नहीं है कि मैं पार्ट टाइम कर रहा था, फुल टाइम कर रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था, बिजनेस वाज नॉट कमिंग थ्रू। फिर देन जॉब्स ढूंढा, जॉब्स भी मिला नहीं मिला, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया जॉब्स। फिर दोबारा मैंने किया, फिर दोबारा गिव अप। देन ऐसे रुके, चलो अभी लगे रहते, करते रहते। तो करते 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 फिर सोशल मीडिया की हेल्प आई, और सोशल मीडिया आया। व्हाट वाज द मोटिवेशन? लगे रहने की मोटिवेशन क्या थी? क्योंकि ज्यादातर लोग यही गिव अप कर देते हैं और यही गेम खराब हो जाती है।
तो लगे रहना मोटिवेशन ये था कि यू वांटेड टू रन योर होम बिकॉज यू नो यू डिडंट हैव योर सेविंग्स, यू डिडंट हैव प्रॉपर्टीज, यू डिडंट हैव आपके पास लेगेसी नहीं थी कि पेरेंट्स से लेगेसी आ रही है, या यू नो यू हैड, आपके पास कुछ नहीं होता है, आपके पास सिर्फ फैमिली होती है और आपके पास सेविंग्स नहीं होती, आपके पास डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं फाइनेंशियली। तो यही है कि अभी लगे रहो, अभी इसमें करते रहो, करते करते यू नो मरो और मरते मरते करो, वैसा वाला। लेकिन फिर पीछे मुड़ना नहीं है, करते रहना, बिकॉज खर्चे हैं, यू नो स्कूल्स है, बच्चों के एजुकेशन है, और घर भी है, यू नो यू हैव टू अपने आपका घर बनाना है। तो जीरो से शुरुआत होती है और हम दीवार की तरफ रहते हैं, यानी हमारी बैक दीवार पे होती है, योर बैक अगेंस्ट द वॉल। तो इसीलिए करना ही पड़ता है। और या तो एक मोड ऐसा आता है कि आप डिप्रेस हो जाओ, या एक मोड ऐसा आता है कि आप फाइट करते रहो। तो मैंने सोचा कि अभी करते रहो, फाइट करते रहो, क्योंकि कोई आपको हेल्प करने नहीं आएगा, आपको अपने लिए करना है और आप ही खुद अपनी हेल्प कर सकते हो। तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी सक्सेस आने लगी, तो या फिर वो कैपिटलाइज करते रहो सक्सेस पे, तो आगे आगे बढ़ते गए, टेस्ट मिलता गया, फिर यस वैसा हो गया। ओके नाइस। तो ठीक है, तो बट जॉब वाज द इजी ऑप्शन, जहाँ पे मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ जहाँ पे गिव अप करते हैं कि जॉब वाज द इजी ऑप्शन और जॉब मिल रही है तो कर लो, और फिर पार्ट टाइम लेके जाते हैं। क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा, मेरे पापा का बैकग्राउंड भी रियल एस्टेट से है, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे उनके फ्रेंड्स वगैरह जो लोग उनके जूनियर्स थे वगैरह, तो उन्होंने पार्ट टाइम करके बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें मैं करा, और फिर मैंने फेलियर्स भी देखे और बहुत बहुत कम टाइम में लोगों की बहुत ज्यादा सक्सेस भी देखी है इस इंडस्ट्री में। तो व्हाट वाज द रीजन कि लगे रहते हैं जो लोग, जॉब नहीं करते, कि कुछ है इसमें? क्योंकि एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसी है जिसने मेरे को बचपन से बहुत ज्यादा ही फैंटेसाइज किया। क्योंकि मेरे को याद है जब मैं छोटा था, तो नोएडा में जब ये स्मार्ट सिटीज बन रही थी, आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स थे, पटेल पैनोसिस वगैरह, तो आई यूज्ड टू गो देयर। तो मैं देखता था कि वो वहां पे वो कैसे सेल कर रहे थे। अभी जैसे उनका नोएडा में ऑफिस है, इन्वेस्टर क्लिनिक जो है, जो इन्वेस्टर क्लिनिक है, तो जो उनके फाउंडर थे, हनी नाम है उनका शायद, तो वो मेरे सामने ही काम करते थे, वो उन्हीं के मतलब मेरे पापा के जूनियर थे। तो मैं उनको देखता था कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, क्या क्या, और उनको उस टाइम पे तो उनको चीजें मिलती थी, जैसे कि उनको इतनी प्रॉपर्टी सेल कर, बुकिंग लाएंगे, सेल तो नहीं, बुकिंग्स लाएंगे तो उनको ये कार दे रहे हैं या उनको ये चीजें मिल रही हैं। बट व्हाट वाज द मोटिवेशन? क्योंकि ये बहुत टफ चीज है, क्योंकि तुम एक इंसान को कन्विंस कर रहे हो जो कि तुम्हें जानता भी नहीं है, कि तुम आगे 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ चीज में लगा दो। सो क्या है इसकी, रियल एस्टेट की क्या गेम है? और मेरे को ये भी जानना है कि अगर एक टीनेजर है जो कॉलेज के साथ करना चाहता है पार्ट टाइम, तो वो क्या कर सकता है रियल एस्टेट में? कि अगर उसको आपके हिसाब से लगता है कि यार ये इसके पास सही टाइम है, इसको अभी से ही पैर जमाना है, तो उसके क्या स्टेप्स होंगे वो? देखो, रियल एस्टेट या कोई भी प्रोफेशन हो, उसको फुल टाइम करना बहुत जरूरी है। अगर पार्ट टाइम करेगा तो सेम चीज वो 20 साल में करेगा, अगर फुल टाइम करेगा तो सेम चीज 5 साल में मुकम्मल करेगा, अच्छे तौर पे करेगा, अच्छे तरीके पे करेगा। तो अगर टीनेजर है, कोई चॉइस नहीं है, पार्ट टाइम करना है, तो उसको यही करना है कि उसको ब्रोकर फ्रेटर्निटी से मिलना है। आसपास सारे ब्रोकर्स हैं, लोकल ब्रोकर्स, उसको वहां से शुरुआत करनी है। मुझे काफी फोन आते हैं कि आपके कैसे बिजनेस शुरू करना है, मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे आप बताइए कहाँ से शुरू करूँ, मैं ये रियल एस्टेट में करना चाहता हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है या मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि आप जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो, और अपने लोकल, आप ज्यादा दूर मत जाओ। फॉर एग्जाम्पल आप लोकल से बॉम्बे में एक पर्टिकुलर एरिया पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल आप बॉम्बे में अंधेरी में रहते हो तो अंधेरी का ही करो, और अगर आप घाटकोपर में रहते हो तो घाटकोपर के लोकल एरिया में करो। तो बी अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड rather than you know fish in a big pond, वैसा, like a big lake। तो वहाँ का करो, ब्रोकर फ्रेटर्निटी से मिलोगे, क्योंकि वहाँ की नॉलेज आपको मिलेगी, उनसे नॉलेज मिलेगी, उनसे प्रॉपर्टी एक्सचेंज होगी। और वो टाइम में, वो समय में टीनेजर को करना है कि हर ब्रोकर से मिलना है, मुलाकात करनी है, और सप्लाई एंड डिमांड उसका क्या है कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है और हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, तो उनको केटर करनी है। तो उनको अपना म्यूज बनाना है, जितने भी सारे लोकल ब्रोकर्स हैं उनको अपना इंस्पिरेशन बनाना है। तो मैंने भी वैसे ही किया था, ब्रोकर फ्रेटर्निटी, ब्रोकर नेटवर्क से ही सीखा हूँ मैं।
और बहुत मदद Okay. मिलेगी लोकल, अगर वो जो टीनेजर स्टडीज कर रहा है ये भी पार्ट टाइम करना चाहता है तो ब्रोकर्स का हाथ पकड़ के रखिए और उनसे नॉलेज ले और उनके साथ क्लाइंट को अटेंड करे और उनको अटेंड करने दे क्लाइंट को, तो बहुत सीखेगा और बहुत अच्छे पैसे भी कमाएगा। ये मेरा मानना है। Cool. और अगर किसी को फुल मतलब प्रॉपर आना है कि अगर जैसे सपोज कि मेरे को स्टार्ट करना है और मेरे को रियल एस्टेट में प्रॉपर अच्छे से घुसना है फुल टाइम, तो क्या मेरे को स्टेप्स लेने चाहिए, क्या ब्लूप्रिंट है? तो आज के दौर में आपको ये स्टेप्स लेना है कि आपको अगेन ये देखो, मैं बैक टू बेसिक जा रहा हूँ, ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप ब्रोकर से पहले नहीं मिलोगे और ब्रोकर से दोस्ती नहीं करोगे, ब्रोकर नेटवर्क से, तो आपको जो करने का तरीका है वो नहीं समझ में आएगा। हैंडल करने का क्लाइंट को, कैसे इंक्वायरी को फर्निश करना है, उसको कैसे बात करना है, वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो 2-3 चीज़ें, एक तो ब्रोकर नेटवर्क से मिलो, अगर फुल टाइम है तो आप जीत जाओगे। दूसरा, सारे बिल्डर की ऑफिसेज में जाके मुलाकात करनी है और मिलना है और उनसे बातचीत करनी है। और तीसरा, अगर आपके acquaintances हैं और आपके फ्रेंड्स हैं तो यू कैन सेंड देम द मैसेजेस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम। ऑलराइट, ओके। और अगर क्या बात करनी चाहिए जाके, क्योंकि वो जो बिल्डर है वो ऑलरेडी एक इस एरिया में बादशाह बना हुआ है, तो वो क्यों एक ऐसी कोई भी उसके ऑफिस आ रहा है तो उसको एंटरटेन करेगा? तो क्या चीजें उसके पास होनी चाहिए, तो कैसे जाना चाहिए? और उससे पहले ये बताओ कि क्या एक स्किल होना चाहिए जो कि रियल एस्टेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? सबसे बड़ा स्किल रियल एस्टेट में जरूरी है वो पेशेंस। पेशेंस चाहिए आपको। अगर पेशेंस नहीं है तो आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हो, या तो कुछ काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें रिजेक्शन बहुत होता है। एम्पर ऑफ रिजेक्शन, आपको रिजेक्शन हर जगह से मिलता है। और पेशेंस नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो पेशेंस होगा तो सब्र का फल मीठा है, ऐसा इसमें ये बहुत लागू होता है। क्योंकि 10 क्लाइंट को अटेंड करोगे तो 1 या 2 क्लोज होगा, और 10 घर दिखाओगे तो 1 या 2 पसंद करेगा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और हर बिल्डर को ब्रोकर की जरूरत है, चैनल पार्टनर जिसको बोलते हैं। तो वो तो आपको पूछेगा नहीं कि क्यों आए, वो तो आपको वेलकम करेंगे और बोलेंगे कि यस वी वुड लाइक टू वर्क विद यू एंड यू आर एन इम्पोर्टेंट एसेट हो आप हमारे। तो वो बोलेगा कि आप ही हमारे मीडियम हो क्लाइंट लाने के, और मैक्सिमम बिजनेस ब्रोकर से ही होता है बिल्डर का। तो उसमें आपको विन विन सिचुएशन है, तो काम आसान है। आज जो अगर किसी को फुल टाइम काम करना है तो बहुत आसान काम हो चुका है। मैंने अभी तक सोशल मीडिया टच नहीं किया आपके साथ, मैंने बात ही नहीं की, मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि काफी लोग क्या कर रहे हैं, मुझे फोन कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं भी आपकी तरह करना चाहता हूँ, तो लेकिन वो बहुत बड़ी गलती है, वो नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि आपने बेसिक ही नहीं सुधारा है। आपने अपना बेसिक काम ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सूप बना रहे हो या एक डिश बना रहे हो, तो यू हैव टू कट ऑल द वेजिटेबल्स इनटू पीसेस, चॉप्स, क्यूब्स, और उसको हर तरह से पानी बॉईल करना है, एंड देन यू हैव टू मेक मीजा सीन एंड मीजा प्ला बोलते हैं उसको, बेसिक प्रेपरेशन। उसके बाद वो सूप में कब कैसे ऐड करना है, तो ये सब चीज़ है वो जो मैंने बताया, चॉपिंग, वो सब, bringing salt to the table, bringing all the masalas and everything. For example, हम मूली गतौनी सूप बना रहे हो तो उसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं, उसको चॉप करके रखना है प्लेट्स में। उसके बाद कुकिंग पे जाएगा। कोई भी चीज़ आप डायरेक्ट कुकिंग में नहीं डाल सकते हो, तो वरना चीज़ बनेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, ये सब आप उस पर करोगे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। What about the knowledge? What about the inquiry when you get? Will you be able to satisfy the inquiry on the phone? To अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो वो क्लाइंट को कि आप आइए और मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ 2-4 चीज, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉलेज नहीं होगा, और नॉलेज अगेन मैं वापस बेसिक पे जा रहा हूँ, आपको ब्रोकर फ्रेटर्निटी से आएगा। आपकी ब्रोकर फ्रेटर्निटी ही आपको नॉलेज देगी, और उनके साथ रहना है, उठना है, बैठना है। और बहुत वेटरन्स होते हैं ब्रोकर्स अराउंड, तो बहुत साथ मिलता है, और उसमें जो नॉलेज मिलेगी ऑन द जॉब, वो कहीं नॉलेज नहीं मिलेगी। ये मेरा मानना है। और सबसे अच्छी चीज है रियल एस्टेट के लिए कि यू कैन ट्राई एनी टाइम, और ज्यादा क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, बिल्कुल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा चाहिए कि तुम्हें बात करनी आनी चाहिए, कन्विंसिंग होने चाहिए। नहीं, वो भी नहीं चाहिए। अगर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, वरुण, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो भी आ जाते हैं, एक्वायर हो जाते हैं। हमें इंटेंशन चाहिए, इंटेंट, जैसे हम बोलते हैं ना, इंटेंट नहीं था वो गेम में।
जो हम इंडिया न्यूजीलैंड की गेम में हमने देखा इंटेंट नहीं था जब हमारी वर्ल्ड कप मैच हुई थी, तो इंटेंट नहीं दिखा। तो इंटेंट होगा ना तो सॉफ्ट स्किल्स कैन बी अक्वायर्ड, वो तो अक्वायर हो जाते हैं, स्किल्स कैन बी अक्वायर्ड। लेकिन जो इंटेंट होता है कि नहीं मुझे करना है और सीखना है, ओपन माइंड और ओपन हार्ट रखना है। अगर क्लोज माइंड है कि नहीं मुझे आता है, मुझे स्किल्स आते हैं, मुझे किससे कैसा डील करना, बात करना आता है, तो वो चलेगा नहीं। तो पेशेंस एंड इंटेंट रखना है कि आपको, मुझे स्किल्स आ जाएंगे, सॉफ्ट स्किल्स भी आ जाएंगे। इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। इंडिया में ही हम काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, तो हिंदी में ही काम हो जाएगा। और क्लाइंट और कस्टमर और बिल्डर्स डेवलपर्स नहीं देखते कि आप कौन सी लैंग्वेज बात कर रहे हो, वो आपका इंटेंट देखते हो कि आप क्लाइंट से राब्ता रख रहे हो कि नहीं, आप बुला रहे हो कि नहीं, आप आप मेहनत कर रहे हो। तो अगर आप मेहनत करो, देखो मेहनत तो शर्त है, मैंने वो टच नहीं किया कि मेहनत तो हर कहीं होती है। मैंने जो चाहिए, जो स्किल हो, पेशेंस एंड इंटेंट, तो आप रखोगे कि नहीं मैं क्लाइंट को सर्विसिंग करूंगा, मैं लेकर आऊंगा, मैं मिलाऊंगा, मैं क्लाइंट को ब्रोकर से भी मिलाऊंगा, मैं क्लाइंट को बिल्डर्स के पास के भी लेके जाऊंगा, तो वो मेहनत दिखेगी और इंटेंट दिखेगा। तो लोग लैंग्वेज को बाईपास कर देंगे, चाहे आप कितने भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हो या फ्लुएंट फ्रेंच या जर्मन बोलोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, इंटेंट नहीं है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए यू डोंट नीड ऑल दी स्किल्स, बट यू हैव टू अक्वायर दी स्किल्स। या आपको स्किल्स को अक्वायर करना है स्लोली एंड स्टेडीली। हाँ, वो ओवर टाइम में होता भी जाएगा। यस यस। जब एक क्योंकि रिजेक्शन मिलनी है, और जैसे जैसे रिजेक्शन मिलेगी तुम्हारे दिमाग में आएगा कि क्यों मिली, तो वो चीज तुम इम्प्रूव करते रहोगे। यस, ओके, गॉट इट। तो अब क्या देखते हैं बिल्डर्स की, क्या ब्रोकर में होना चाहिए कि मतलब अगर जैसे सपोज कोई आपके पास आता है कि आई वांट टू वर्क विद यू और आई वांट टू वर्क फॉर यू, तो आप क्या चीजें उसमें देखोगे कि यार ये चीजें मेरे को चाहिए इसके लिए? सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आई लॉस्ट द क्वेश्चन। क्या चीजें देखोगे मतलब उसके बाद? इफ समवन कम टू यू और वो आपसे पूछता है कि आई वांट टू वर्क फॉर यू या आई वांट टू वर्क विद यू, तो आप उसके अंदर क्या चीजें देखना चाहोगे? एक तो स्किल्स, पेशेंस हो गया, और एक इंटेंट हो गया, बट उसके बाद कुछ चीजें ऐसी होगी कि वो मैनेज कर सके, तो वो कैसे रहता है सारा प्रोसेस? उसको नॉलेज नहीं होगा तो चलेगा, क्योंकि अभी मैं कहूंगा कि नॉलेज होना चाहिए। तो एक टीनेजर आता है, एक कॉलेज पास आउट आता है ग्रेजुएशन करके, और नॉलेज नहीं है तो नो प्रॉब्लम। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू बी डेडिकेटेड कि मुझे टाइम देना है, मुझे कमिटेड रहना है, और मुझे सीखना है, एंड आई वांट टू लर्न व्हाइल आई वांट टू अर्न। तो लर्निंग एंड लर्निंग दोनों साथ में जाता है। तो अगर वो सीखने का मादा रखता है, कि सीखने का इंटेंशन रखता है कि मैं सीखूंगा और जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा, तो इट्स फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। मैं कहता हूँ मेरे स्टाफ को भी मैं कहता हूँ कि अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे तो यू विल बी सक्सेसफुल, और मैं जैसा कहूँगा। तो मैं देखना चाहता हूँ अगर मेरे साथ जो काम करना चाहता है वो मेरे मुताबिक चलता है कि नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज है। तो अगर आप बिल्डर के पास भी जा रहे हो तो उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, उनके पास सब कुछ है, तो वी हैव टू, हमें उनके ताबे रहना है कि नहीं वो क्या कहते हैं, उनके पास क्या इन्वेंट्री है, क्या प्राइसिंग है। तो ये दे आर द बॉसेस ऑफ देयर ओन प्रॉपर्टीज, देन वी हैव टू कम्युनिकेट एवरीथिंग टू द बायर एंड मेक देम मीट। तो मैं यही देखता हूँ, बिल्डर भी देखेगा कि वो है कि विलिंगनेस टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, कि वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं कि नहीं, बिकॉज ओके। एंड व्हाट्स रॉन्ग विद मुंबई रियल एस्टेट प्राइसेस? ये क्यों नहीं कम होते हैं? सारी जगह के मैं देखता हूँ पूरी मार्केट डाउन है, मुंबई अपना सेम ही लेवल पे चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा ऊपर नीचे फर्क पड़ रहा है, और बहुत ज्यादा फ्लैट्स खाली पड़े हैं, बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से कितना % से ज्यादा खाली ज्यादा है। सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? देखो, अगर फ्लैट खाली होते ना वरुण, तो मुंबई प्राइसेस ऊपर नहीं होते। इन्वेंट्रीज आर गेटिंग सोल्ड आउट थिक एंड फास्ट। ग्राउंड रियलिटी क्या है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि डिमांड इज सर्जिंग बिग टाइम, डिमांड इज गोइंग हाई बिग टाइम, एंड मुंबई इज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। तो हर किसी को मुंबई में घर चाहिए, और मुंबई में रहने वाले को, एक फैमिली में भी लोगों को 3-3, 4-4 घर चाहिए। और जो मुंबई रहता है वो मुंबई छोड़ के जाता नहीं है। जो दिल्ली, बैंगलोर, पंजाब से लोग आते हैं, एमिग्रेट करते हैं, वो जाते नहीं है। क्यों? क्योंकि दे लव मुंबई, दे वांट टू सेटल डाउन हियर एंड दे वांट टू प्रोग्रेस हियर,
which is a great thing because we get such a diverse community from everywhere around the country. So Mumbai is New York of India. yes, absolutely. So it's a haven of opportunities and for opportunities. तो opportunities बहुत है यहाँ पर, और you can partly blame it on Bollywood as well, क्योंकि Bollywood I mean positively blame कर सकते हो, because it's a hub of talent. पूरी दुनिया से talent आता है, पूरे इंडिया से नहीं talent आता है, पूरी दुनिया से talent आता है, और हर चीज़ यहाँ पर है. BKC यहाँ पर है, Bandra Kurla Complex, which is the business district center. उससे बड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंटर नहीं है इंडिया में, आई थिंक. और बॉलीवुड का पूरा हब यहाँ पर है. तो इट्स अ बिग इंडस्ट्री. मिलियंस ऑफ पीपल आर वर्किंग इन बॉलीवुड फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया. दे कम ओवर. तो ऑल्सो एनीबडी हु कम्स इन टू बॉम्बे, दे गेट अब्सॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, और अपॉर्चुनिटीज बहुत है. दैट्स व्हाई द रीजन आई सेड कि लोग यहाँ आते हैं और जाते नहीं वापस, क्योंकि अपॉर्चुनिटी और यहाँ का कल्चर भी बहुत सूट करता है कि वाओ फैंटास्टिक, देयर इज सो मच sky, the sky. I mean, it's a plate full of opportunities for you. So not one thing. जितना मैं मुंबई में रहा हूँ, जितना मैंने मुंबई देखा, मेरे को लगता है मुंबई बहुत जल्दी ढाल लेता है. जो भी बाहर से आता है वो मुंबई का बहुत जल्दी हो जाता है. तो मुंबई की वाइब ऐसी है, और फिर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी की स्पीड भी फास्ट है, कि मतलब वहाँ पे मैंने लोगों को ग्रो करते हुए देखा है कंपैरेटिवली फास्ट. यस. तो मुंबई के अलग ही. एब्सोल्युटली, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट टच किया है. ये जो पंजाब एंड देन दिल्ली से एंड राजस्थान से लोग आते हैं, वो द रीजन मैं कह रहा हूँ वो दोबारा नहीं जाते क्योंकि वो ग्रो करते हैं यहाँ पर. और दीज आर द गाइज जो बहुत तरक्की करते हैं. यूपी से भी लोग आते हैं एंड साउथ से भी लोग आते हैं. तो आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि ग्रो करते हैं एंड दे मेक इनरोड्स इन द करियर. मतलब करियर उनका फुल फ्लेजेड हो जाता है यहाँ पर, और ढल जाते हैं, और उनको आपने जो बताया कि समा जाते हैं यहाँ पर. बहुत अच्छा लगता है. सो इट्स लाइक न्यूयॉर्क. आपने सही कहा, ये न्यूयॉर्क जैसा ही है, बिल्कुल मेल्टिंग पॉट बोलते हैं जिसको. सो या यू बीन टू दिल्ली? नेवर. आई वुड लव टू go to Delhi. I would love to because I get invited a lot. मुझे बहुत फोन आते हैं, DLF से भी फोन आए वगैरह यहाँ वहाँ से कि आप आओ शूट. एक इनविटेशन हमारी साइड से. श्योर, आप आओ, हमसे एब्सोल्युटली. आपसे जरूर आके मिलेंगे, और आपको यही कहेंगे कि हमें प्रॉपर्टी शूट करवाओ ताकि हम प्रॉपर्टी शूट करें. ओके. अच्छा, मेरे को ये पूछना था कि दिल्ली में बहुत अलग सीन है मुंबई से रियल एस्टेट का. यहाँ पे क्या होता है कि यू कैन बाय अ लैंड और तुम ही बिल्डर बन जाते हो अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, मतलब थोड़े से कंपेरेटिवली ज्यादा पैसे हैं. तो वो सीन मुंबई में नहीं है ना. मुंबई में फर्म्स अलग है, मुंबई का रियल एस्टेट थोड़ा अलग चलता है. देखो यहाँ प्लॉट्स तो है ही नहीं, मतलब ये वर्टिकल ही है, मतलब हॉरिजॉन्टल तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको. और लैंड, आई मीन इफ यू आर द ओनर ऑफ अ लैंड देन यू कैन ओन एनीथिंग एंड एवरीथिंग. बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पर. और यहाँ कंस्ट्रक्शन, द प्रीमियम, द कंस्ट्रक्शन, तो वो यहाँ पर नहीं है. मतलब बहुत महंगा है. यहाँ कोई भी नॉर्मल इंसान भी ऐसा नहीं सोच सकता है मैं 7 माले की बिल्डिंग बनाऊँ, 4 माले की बिल्डिंग बनाऊँ, क्योंकि लॉट ऑफ परमिशन रिक्वायर्ड एंड लॉट ऑफ प्रीमियम ही हैज टू पे. उसको एक्सपर्टीज चाहिए. सो द काइंड ऑफ मनी दैट अ पर्सन विल हैव टू इन्वेस्ट, जिसको इन्वेस्ट करना है अपने प्लॉट में बना के, बिल्डिंग बना के, उसको बहुत इन्वेस्टमेंट करना है और उसको बहुत एक्सपर्टीज चाहिए. तो उसको लगेगा तो वो तो फिर जो बड़े प्लेयर्स हैं वही कर सकते हैं मुंबई में. यस. तो वो उसको जो ऑलरेडी सेट है, उसको किसी का हाथ लगेगा कि कंस्ट्रक्शन में जो डेवलपर, जो प्रोफेशनल है, उसके साथ जॉइंट वेंचर जेवी करके मिलके काम करना होगा. अकेले नहीं कर सकते. मुझे नहीं मालूम दिल्ली में कैसे अकेले करते, बिकॉज वहाँ इजी होगा. ऑल दी दिल्ली में काफी इजी है, काफी. क्योंकि आप लोग दिल्ली में कैसे है, क्योंकि दिल्ली में प्लॉट्स खाली हैं बहुत ज्यादा अभी आउटस्कर्ट्स पे भी, और दिल्ली के अंदर भी काफी ज्यादा एरियाज हैं जहाँ पे प्लॉट्स वगैरह खाली हैं. उनको बस परचेज करना है और उसके ऊपर तुम बिल्डिंग पूरी तैयार कर सकते हो. फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, और फिर उसको तुम रेंट आउट कर सकते हो. और उनका रेंट वैसे ही चलता है जैसे कि बिल्डर्स करते हैं कि तुमने एक लेंटर डाला तो लेंटर पे पहले बुकिंग अमाउंट आया, और फिर हर लेंटर पे जो होता है वो पेमेंट आ रही है. लेंटर बेसिकली कि एक फ्लोर कंप्लीट होता जाता है जो. सो दिल्ली में ऐसे रहते हैं, और इसी से लोग, मैंने देखा है, यूजुअली स्टार्ट कैसे करते हैं कि वो ब्रोकर्स के साथ टाई अप करते हैं, फिर वो 5-6
ये रेंट आउट वगैरह करके थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लाते हैं और छोटा सा मतलब 50 गज वगैरह के हिसाब से स्टार्ट कर लेते हैं एंड देन दे ग्रो अप, क्योंकि बिल्डिंग बना के सेल आउट करने में ज्यादा पैसे हैं, काफी ज्यादा पैसे आ जाते हैं। तो वो प्रोसेस के साथ मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं। तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग रेंटिंग का भी है, अच्छा है वो, बट यहाँ पे लोग बिल्डर बनना ज्यादा प्रेफर करते हैं। या सो दिल्ली का कुछ ऐसा सीन है। अच्छा, आपने रियल एस्टेट की मार्केट को स्टडी किया होगा इंडिया में कंपेरेटिवली, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है? अगर हम देखें कि आज से 10 साल तक कोई काम करना चाहता है तो कौन सी सिटी में ज्यादा फायदे हैं? क्योंकि कंपेरेटिवली अगर मेरे को जहां तक लगता है, जैसे कि अभी जो स्टार्ट हो रही है, जैसे कि गुजरात में एक स्मार्ट सिटी बन रही है, वो नाम नहीं याद, वहां पे अगर कुछ करे तो वो वाला ज्यादा बेटर है या जो हाँ तो वो बन रही है, और यहाँ पे भी मानेसर वगैरह बनना स्टार्ट हो गया। तो इधर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है या फिर रेंटिंग वाले में ज्यादा पैसे है? मेरे को ये भी जानना, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि लोग फ्लैट्स खरीदने से ज्यादा रेंट करना पसंद कर रहे हैं, बाइंग से ज्यादा रेंटिंग का अभी पता नहीं क्यों पर ज्यादा चल रहा है स्टार्ट के हिसाब से। वो पता नहीं सही है या गलत है, बट जितना मैंने अभी तक पढ़ा है। हाँ, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सो आई थिंक अगर किसी को रियल एस्टेट शुरू करना है तो गुजरात बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इट्स अ वेरी गुड, एंड अहमदाबाद, यू नो, आई बीन टू अहमदाबाद और वहाँ की मार्केट या हैदराबाद आल्सो। हाँ, आई हैव बीन टू ओनली अहमदाबाद सो फार। तो यू नो टियर 2 सिटीज बहुत बढ़िया चल रही है, क्योंकि टियर 1 इज थोड़ा सैचुरेशन आ गया। फॉर एग्जांपल आप यूपी के भी कोई शहर में देख लोगे या तो फिर कोई भी टियर 2 सिटीज में देखोगे, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट, क्योंकि प्राइसेस एस्केलेट हो रहे हैं, एस्केलेट हुए नहीं पूरी तरह, क्योंकि इन्वेस्टर बन ही आ रहा है मेरे ख्याल से। क्योंकि जितने मुंबई वाले हैं अब वो इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई में वापस इन्वेस्ट करने का उनको लॉजिक समझ आ रहा है, नहीं समझ, क्योंकि वो स्टैग्नेंट भी हो गया और वो ऊपर नीचे भी ज्यादा नहीं हुआ। तो वो या तो परचेज करके रेंट पे डाल रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे करते हैं तो 2 साल 3 साल में बढ़ रही है प्रॉपर्टी। तो कंपेटिवली मेरे को लग रहा है इनके इसलिए भी बढ़ रहे हैं। और दूसरा रीजन ये है क्योंकि बाहर से ब्रांड्स आ रहे हैं, तो फिर जो एमएनसीज आ रही हैं, तो उस वजह से भी, जैसे कि यहाँ पे नोएडा बहुत जल्दी बूम हो गया। मेरे को याद है, मैं नोएडा में जब हम थे वहां पे पूरा हाईवे पे कुछ नहीं था, और मैं अभी थोड़े टाइम पहले गया हूँ तो पूरा हाईवे मतलब दुबई लग रहा था रात को। Wow, brilliant, amazing. I've never been there, but yeah, absolutely. 1-2 करोड़ रुपया किसी को इन्वेस्ट करना हो, कोई अफ्रीका में है, कोई दुबई में है, तो 2 करोड़ बॉम्बे में या बैंगलोर में या दिल्ली में डालेगा। आई डोंट नो अबाउट दिल्ली, बॉम्बे में अगर मुंबई में इन्वेस्ट करना है उसको, तो उसको एक 2 BHK का फ्लैट मिलेगा मैक्सिमम। लेकिन अगर 2 CR में टियर 2 सिटीज में देगा, फॉर एग्जांपल या तो अहमदाबाद में देगा या तो फिर राजकोट में या कानपुर में या तो हैदराबाद में, उसको एक बंगलो मिल जाएगा विद अ प्लॉट, मे बी 2 CR में। हाँ, इजी है। दिल्ली में भी मिल सकता है, थोड़े से आउटस्कर्ट्स पे। Yes. फरीदाबाद साइड पे मिल जाएगा आराम से। यस, तो हिमाचल से भी मुझे फोन आया था, मुझे कह रहे थे कि रियल एस्टेट बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो 1.5-2 करोड़ में प्लॉट के साथ आपको अपना घर बंगलो मिल जाता है। तो टियर 2 सिटीज आर बूमिंग बिकॉज MNCs कॉर्पोरेट्स भी वहाँ आ रहे। और क्या बॉम्बे, आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई, तो मुंबई में क्या सैचुरेटेड है हर कुछ, यू नो, इट्स लाइक क्रैम्प्ड, पैक टू द सार्डिन्स। तो कुछ भी बचा नहीं है ना, कोई भी डेवलपमेंट हम कर नहीं सकते। वो बिल्डिंग तोड़ के बिल्डिंग आ सकती है, बहुत कम प्लॉट्स बचे वो भी। हाँ, एग्जैक्टली। सो व्हाट्स योर प्लान टियर 2 टियर 3 सिटीज वगैरह में जाने का? हाँ, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ इनविटेशन, मुझे काफ़ी इनविटेशन आ रहे हैं, और मैं प्लान भी कर रहा हूँ कि स्लो एंड स्टेडीली मैं जाऊँ और टियर 2 सिटीज़ में कवर करूँ प्रॉपर्टीज, एंड दे वांट टू सेल एंड बाय आल्सो। मुझे इंक्वायरीज आती है कि मुझे यहाँ खरीदना है, यू नो, लाइक गुजरात के राजकोट में खरीदना है, या तो फिर मुझे खरीदना है चंडीगढ़ में कोई प्रॉपर्टीज है तो मुझे पता हो, या तो आप यहाँ पर करते हो कि नहीं। अपना साउथ में भी 1-2 सिटीज़ है जहाँ मुझे पता है कि मुझे वहाँ इन्वेस्ट करना है। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और मैं जाना चाहूँगा टियर 2 सिटीज़ में भी, और मैं हेल्प करना चाहूँगा लोगों के, उनकी प्रॉपर्टी बेचे और उनको बायर भी ला के दे। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ओके, सो बेसिकली यू आर वर्किंग लाइक अ डीलर, प्रॉपर्टी डीलर। यस, मतलब आप मीडियम, आई एम अ चैनल पार्टनर, आई एम अ सोर्स, तो आई एम हेल्पिंग बायर एंड सेलर, वेरी सिंपल। बट मैंने इन्वेस्टमेंट भी किए हैं टियर 2 टियर सिटी में जाके, यू कैन बी अ बिल्डर, और वहाँ पे प्रॉफिट्स थोड़े ज्यादा। हाँ, यस, सो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़िया है वहाँ पर। तो वो जो क्रीम रहता है वो मुंबई में नहीं मिलेगा आपको एज अ ब्रोकर,
लेकिन अगर क्रीम चाहिए आपको नहीं। तो आप टीयर 2 सिटीज में जाओ, तो वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, लीगली प्रॉफिट मिलेगा आपको। इतना हाँ। इतने में आप बेच दो, इतना आपको ये है प्रॉफिट। और उसमें कोई प्राइस एस्केलेट भी नहीं है, उसमें बायर इज हैप्पी, द सेलर इज हैप्पी। तो या यू गेट गुड डील्स, बहुत अच्छा चांस है पैसा बनाने का। इवन आई एम वर्किंग ऑन रियल एस्टेट। हमने एडोन एस्टेट स्टार्ट करना, मैं अभी बता नहीं रहा था क्योंकि सारा बैकएंड पे चल रहा, तो पॉडकास्ट में भी बोलने का फायदा नहीं। बट मेरा एडोन एस्टेट्स के साथ प्लान्स चल रहे हैं और हमने काफी प्रॉपर्टीज कवर भी करी हैं, और अब बिल्डर्स के साथ प्लान्स आउट चल रहे हैं कि हम कुछ बिल्ड करने का भी प्लान आउट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं वो कैसे जाता है। सो यहाँ पे बिल्डिंग में हाँ जी, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। ऐसे बहुत अच्छे। हाँ, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मैं तभी आपको कह रहा हूँ कि आप यू हैव अ ऑडियंस, तो आपके लिए मार्जिन बहुत ज्यादा बड़े हैं क्योंकि आपके पास ऑडियंस है। कंपेरेटिवली अगर मैं देखूं तो आपके लिए फायदा है। आप अगर बिल्डर बनते हो टीयर 2 टीयर सिटी में जाके, यू कैन अर्न क्रेजीली, बहुत ज्यादा क्रेजीली यू कैन अर्न। सो सोचना इसके बारे में। ऑफ कोर्स सोचूं मैं, एब्सोल्युटली। और मुझे काफी बिल्डर्स के फोन आए हैं। मैंने कहा कि टीयर 2 सिटी से भी मुझे काफी बिल्डर्स के फोन आए, और मुझे कहा है कि हमारे साथ आके एसोसिएट करो। लेकिन आई कैन नॉट गेट आउट ऑफ मुंबई बिकॉज आई एम जैम पैक स्केड्यूल हियर। तो मुझे उन्होंने बोला हमारे साथ आके एसोसिएट करो। या सो अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। हाँ, यहाँ पे मैंने ज्यादातर कोलैबोरेशन ही देखा है। यहाँ पे क्या होता है कि लोग 100 गज का एक प्लॉट लेते हैं और फिर कोलैबोरेशन से ही करते हैं कि किसी ने अपना जितना उनके पास इन्वेस्टमेंट है, सपोज कि मेरे पास 3 लाख है तो मैंने 3 लाख लगाए, सामने वाले के पास 20 लाख है उसने 20 लाख डाले, सामने वाले के पास 2 लाख है, तो उस हिसाब से लोग अपना करते हैं और फिर हर लेंटर के बाद उनको रिटर्न करते हैं। तो इसमें ये चीज उनको फायदेमंद लगती है कि आपके पास जितने भी हैं वो आप डाल सकते हो। एक मिनिमम रखते हैं कि कोई ऐसे नहीं कि मेरे पास 20,000 है, वो मिनिमम भी रखते हैं कि हमारे पास जो पार्टनर चाहिए उस पर इतना फंड्स रहने चाहिए। बट दिस अ ग्रेट ऑप्शन। अमेजिंग। ओके, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन रियल एस्टेट, एक बिल्डिंग बना के बेचना और एक कंपेरेटिवली एक कॉर्पोरेट रियल एस्टेट में क्या डिफरेंस हो जाता है? सो उसका कैसे रहता है कॉर्पोरेट, क्योंकि मेरे को उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। कॉर्पोरेट रियल एस्टेट एज इन, मुझे थोड़ा इलैबोरेट करिए कैसा कॉर्पोरेट रियल एस्टेट? या तो जैसे कि एक पूरा ही मॉल बनाते हैं, सो उसमें क्या रहता है, सारी चीजें वगैरह, या उसमें भी वो सेम नहीं रहता कि मॉल स्ट्रक्चर खड़ा करना और वो सारा, क्या कुछ उसमें मॉल का? टू बी ऑनेस्ट मैंने काम नहीं किया अभी तक, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है एक्चुअली। बिकॉज वहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़ी नहीं है मॉल्स में, मुंबई में, क्योंकि मुंबई मॉल्स वर्क इन सच अ वे कि डिमांड। अच्छा, मुंबई तो फुली डेवलप्ड है उसमें तो, हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो मॉल्स अभी भी बन रहे हैं। सो मुंबई में तो कहीं जगह भी नहीं है इतनी अभी कि बिजनेस प्रीमाइसेस, या कॉर्पोरेट में आप कहते हो तो बिजनेस प्रीमाइसेस है। जैसे बीकेसी मैंने कहा, तो वहाँ देयर आर लॉट बिग ऑफिसेस लाइक 50,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट, BKC 1, and for example all these commercial hub, Bandra Kurla complex. तो वहाँ आपको MNCs है, सारी MNCs है, and वो भी प्रॉपर्टी डीलर्स एंड ब्रोकर्स को अप्रोच करते हैं when they want full building on rent. तो अभी मैं 2-3 चीज सर्विस कर रहा हूँ, 2-3 MNCs को जिसको फुल बिल्डिंग चाहिए। एक फार्मा कंपनी है, उसको फुल बिल्डिंग चाहिए रेंट पे, और एक कंपनी है जिसको पूरी बिल्डिंग चाहिए सेल पे। तो वक्त लगता है लेकिन सेम चीजें सेम है। यू जस्ट हैव टू हैव द नॉलेज, यू जस्ट हैव टू, आपको कनेक्शन, राइट कनेक्शन चाहिए, और एक टाइम देना पड़ेगा, रियल एस्टेट को टाइम देना पड़ेगा। यस लेगेसी टाइप मेंटेन करनी होती है कि हाँ ये बंदा 5 साल से काम कर रहा है तो इस पे ट्रस्ट जल्दी कर सकते हैं। यस एब्सोल्युटली राइट, टोटली ट्रू। यू, आपके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने ये काम किया। व्हाट्स द स्कैम इन रियल एस्टेट? स्कैम्स क्या होते हैं? स्कैम्स, हाँ, मैं स्कैम्स के भी बहुत सुना है कि रियल एस्टेट में स्कैम्स होते हैं। एक तो मेरे को वही बता रहे थे जिनके साथ मैं डॉन एस्टेट का काम कर रहा था, वो भी डीलर है साउथ दिल्ली में काफी बड़े, तो मेरे को बता रहे थे कि क्या क्या हो रहा है ना, कि जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स है उसमें वो लोग क्या करते हैं, जितने भी ये चल रहे हैं बड़े बड़े, उसमें वो क्या करते हैं कि एक बहुत सुंदर प्रॉपर्टी को लिस्ट कर देते हैं, बहुत कम प्राइसिंग डाल देते हैं, और फिर एक बार क्लाइंट आ गया, फिर उनको कहते हैं कि आप लेट हो गए, ये प्रॉपर्टी सेल आउट हो गई, मैं आपको और दिखा देता हूँ, और फिर उनको वो बुला लेते हैं कुछ और दिखा के, और दिखाया कुछ और जा रहा होता है, फिर उनको जबरदस्ती चेप रहे हैं। तो एक तो ये वाला मेरे को पता है। दूसरा मेरे को पता है कि जो कॉलोनी, दिल्ली का बता रहा हूँ स्पेसिफिक, कि जो कॉलोनी पास नहीं होती तो उसमें पावर ऑफ अटर्नी वगैरह सारी चीजें होती हैं,
तो इसमें भी बहुत लोगों के साथ पैसे डूबते हैं। तो और क्या मुंबई में क्या होता है? दिल्ली का तो मेरे को थोड़ा पता है, मुंबई में कुछ होते हैं? टू या बी मुंबई ऑनेस्ट बहुत क्लियर? दिल्ली का मैंने सुना है कि होता होगा, लेकिन मुंबई में तो ऐसा मैंने सुना नहीं है। मैं जो सर्कल में हूँ, ओके, मुंबई इज क्लियर। हाँ, बहुत इजी, ओके। कूल, आई मीन बहुत यहाँ पर बायर्स भी बहुत नॉलेजेबल होते हैं। और रेरा आने के बाद ये सब खत्म हो चुका है, ये सब स्कैम्स, कुछ स्कैम हो रहे हैं। रेरा, व्हाट्स रेरा? रियल एस्टेट रेगुलेटरी गवर्नमेंट की तरफ से जो अच्छा, गाइडलाइंस है, जो Okay. क्राइटेरिया है, एंड Okay. दे गिव यू लाइक अ रेरा नंबर। तो पूरा रेगुलेट हो गया है रियल एस्टेट महाराष्ट्र में। अच्छा, उसको भी उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ सारा हाँ, करके पूरा रेगुलेशन के साथ है। अगर कहीं फंसते हो, कोई बायर फंसता है, कोई सेलर फंसता है, तो इमीडिएटली उसको उसका हल निकाला जाता है थ्रू लॉ, थ्रू प्रोसीजर। Okay. तो वो रियल एस्टेट पहले अनऑर्गेनाइज था, अभी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो चुका है मुंबई में एटलीस्ट। और यहाँ कोई अच्छा, स्कैम अच्छा। होने का कोई चांस नहीं है। हाँ, जो वो आपने कहा कि वो फोटो ऐसा डालते हैं और बाद में बात है, तो वो आई मीन दैट्स अ वेरी बैड टैक्टिक्स और एथिकल नहीं है ऐसा। आई मीन अगर वो क्लाइंट आता है तो हाउ कैन द क्लाइंट बी विद, मतलब कैसे आपके साथ रहेगा और देखेगा, अपार्टमेंट अगर आप वो चीज़ दिखा नहीं रहे आपको, तो वो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है। वो वैसा मतलब कोई लेगेसी वाली बात नहीं रहेगी फिर। हाँ, फिर वही वाले लोग होते हैं जो 2 साल में गायब भी हो जाते हैं रियल एस्टेट से। हाँ, आई मीन तो फिर हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। इंग्लिश में कहावत है, एक चीज Okay. जैसा आप करते हो वैसा हर चीज आपकी लाइफ में करते हो, जैसी आदत है आपकी। लेट्स गेट लेट्स गेट बैक टू योर स्टोरी। सोशल मीडिया कब आपने डाला रियल एस्टेट के साथ, जो जहाँ पे आप छाए हुए हो एकदम? तो उसकी क्या स्टोरी शायद तो है? नहीं हुआ हूँ, मतलब थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है। 2018 बट फिर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। 2018 से मैंने शुरू किया यूट्यूब पे पोस्ट करना। और Okay. इंस्टाग्राम तो देखो, टिकटॉक बंद हुआ उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स शुरू हुई, तो उस पर मैंने शुरू किया। मैंने कहा कि देखो, यूट्यूब पे मैं इंग्लिश में कहता हूँ, लेकिन कहीं हिंदी ऑडियंस को भी हमने को क्लिक करना है, तो मैंने इंस्टाग्राम पे हिंदी भी बात करना शुरू किया। तो देखो, टिकटॉक कब बंद हुआ आपको पता है? 2020 में ही बंद हुआ, राइट? हाँ, तो अभी टिकटॉक की और बंद हुआ और इंस्टाग्राम शुरू लॉकडाउन हुआ। में। तभी इंस्टाग्राम जस्ट शुरू हुआ था, रील्स अभी शुरू ही किया था, तभी से मेरी स्टोरी इंस्टाग्राम की शुरू हुई। बाकी यूट्यूब 2018 से शुरू हुआ। यूट्यूब क्या है, स्लो स्टेडी, लॉट ऑफ पीपल सिट डाउन, टेक टाइम, देखते हैं आराम से। इंस्टाग्राम क्या है, क्विक, एकदम फास्ट फूड की तरह, बर्गर की तरह, रील सब देखते हैं, वैसा है। तो आपने YouTube की मोटिवेशन कहाँ से, कैसे पता लगा कि YouTube पे कर सके? क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि ऐसी चीजों को अवॉइड कर देते हैं, अच्छा, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। हाँ, तो YouTube में क्या था, मैं 2018 में भी क्या हो गया था, तभी हर कोई क्लाइंट फोटोज और वीडियोस मांगता था, तो मुझे फोटोज चाहिए, मुझे वीडियोस चाहिए। okay. अच्छा, तो मैं वीडियोस लेता भी था, फोटोज लेता भी था, कई हर घर के। कितना जमा करेंगे आप अपनी गैलरी में, बताइए मुझे, आप कितने फोटोज, कितने वीडियोस जमा करेंगे? और जमा कर करके थक भी जाएंगे, और फिर बेचारा आपका वो भी जवाब दे देगा, आपकी स्टोरेज भी जवाब दे देगी। तो मैंने सोचा कि अभी ये सब पंगा है, तो चलो एक मीडियम है, इसमें तो अच्छा ये लिंक भेज देने का स्टोर करके। तो मैंने ऐसे शुरुआत की, तो मैं पोस्ट करते गया। तो मैंने अभी कोई भी कुछ वीडियो मांगता था तो मैं लिंक भेज देता था इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग। और स्टोरेज की जरूरत नहीं थी, डिलीट कर देने का, तो फोन फ्री रहता था, फास्ट होता था। फोन फ्री करने के चक्कर में हाँ, बिजनेस बढ़िया हो गया। बस वही है, और कोई मोटिवेशन या मोटो नहीं था। फिर बोलते गए तो वैसे बनते गए। और क्या चेंजेस है सोशल मीडिया पे आने के बाद, क्या चेंजेस है? बहुत रिकग्निशन मिला, बहुत अच्छा। प्रॉफिट्स कितने? प्रॉफिट्स में क्या चेंजेस है? किसमें? प्रॉफिट्स में क्या चेंजेस है? प्रॉफिट्स में वो तो होना ही है। देखो, वो नाम होता है, काम अच्छा होता है तो प्रॉफिट अपने आप आता है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपका नाम हुआ है तो सर्विस दो, सेल्स तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपके पास जो कस्टमर आएगा वो रेफर ही करेगा किसी और को। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि अरे मुझे भी इंस्टाग्राम जैसा आपका करना है, यूट्यूब करना है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आपका द बेस्ट बिजनेस इज रेफरेंस बिजनेस। जो आपसे खरीद के गया है वो आपको 10 लोगों को बोलेगा कि ये वरुण है, इन्होंने मुझे घर दिलाया, आप इन्हीं से लो। तो वो बिजनेस बाद में वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब नहीं देखेंगे, वो सीधा वरुण को फ़ोन करेंगे, बोलेंगे आपने मेरे कज़न को दिलाया, आप मुझे भी दिलाओ, और आप ही पे पूरा
भरोसा एतबार है, आप ही हमें सब कराओ, क्योंकि हम कोई और प्रॉपर्टी डीलर से कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो रिकग्निशन आता है और सेल्स भी है, मतलब लीड्स भी आती है, एंड या इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एक्चुअली। बट आपका काम लोग देखते हैं कि आप काम कैसे कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसके बाद ही वो आगे बढ़ता है। एंड व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स विद दिस? क्या आप कैसे लेके जाना चाहते हो आगे सारी चीजों को? फ्यूचर प्लान्स तो बस मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है, मैंने ये सोचा कि करते रहना है इसको, और मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को कवर करके सारे सोशल मीडिया पे, एंड मेक इट इजी फॉर बायर एंड सेलर, कि उनको हर चीज़ आसान लगे, इजी लगे। बस ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है, बस यही है कि जस्ट कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग एट द मोमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और एडवांसेस आएंगे, उस हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, ओके, नाइस, ग्रेट टॉकिंग टू यू। तो कोई मेरे से कोई सवाल है आपको जो कुछ आ रहा हो दिमाग में मेरे से पूछने के लिए? बस आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो यू डोंट हैव टू लुक एनी फर्दर, यू कैन कॉल मी, आई एम देयर फॉर यू। अगर आपको रियल एस्टेट, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं जा ही रहा हूँ रियल एस्टेट में एक्टिवली, मैं डेफिनेटली आपको कॉल करूंगा, और मेरे को यहाँ पे कवर करना होगा तो मैं आपको ही कॉल करूंगा कि मेरे को प्रॉपर्टी कवर करनी है। जरूर जरूर, एब्सोल्युटली। अब मुझे बता दीजिए ये कहाँ आएगा, ये मेरा वीडियो कहाँ, वेयर शुड आई गो एंड सी? यूट्यूब, सारे प्लेटफॉर्म पे होगा, यूट्यूब वगैरह पे सारा कुछ आएगा। ओके, आप मेरे को बस ये जो आपने रिकॉर्ड किया लिंक भेज देना जरूर। और लास्ट में बस मैं जाते जाते सबसे यही पूछता हूँ, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया एडवांटेज, कि हाउ वाज आई एज अ जज, मेरे क्वेश्चंस वगैरह सब सही थे, और कैसी आपको कैसा लगा एडवांटेज में आके? मुझे तो ऐसा लगा शेखर सुमन बैठा है सामने, शेखर सुमन सवाल कर रहा है। शेखर सुमन, मतलब इतने टैलेंट, इतने कैलिबर वाला बंदा, मुझे लगा कि मूवर्स एंड शेकर्स वाला हिसाब किताब। आपका स्टाइल अच्छा है, आप एकदम नेचुरल हो, और लगता ही नहीं कि यू आर अ 21 ईयर ओल्ड हु इज आस्किंग ऑल दीस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, व्हिच इज अमेजिंग, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। गेस्ट को मजा आना चाहिए, बस हमारे लिए तो वही बहुत है। सबसे अच्छा मेरे को यही लगता है जब गेस्ट खुश होके जाता है। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। ओके, thank you so much for joining. Okay, thank you very much for talking, and thank you very much for inviting me. Okay, sir. Thank you so much. Bye.